आज हम मेरे रजा साहब के थर्ड पार्ट में चलते हैं। आखिरी कुछ पैराग्राफ्स, आखिरी की 4 पैराग्राफ्स बचे हुए हैं। तो पिछले बार हमने देखा था कि रजा साहब के प्रति सुजाता बजाज को बहुत रिस्पेक्ट था और उनसे मिलने के लिए वो एक बार प्रदर्शनी में उनसे मिले और उसके बाद जब खुद की कलाकृतियाँ उसने दिखाई, खुद की कला दिखाई, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी सुजाता बजाज की। तो उसके बाद फिर वो एक ही फील्ड के थे तो उन्हें एक दूसरे के पेंटिंग्स पर बड़ा मज़ा आता था। एक दूसरे के पेंटिंग्स देखना, उसकी तारीफ़ करना या उसमें कुछ सजेशंस देना, तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो वे कहती, वह लेखिका कह रही हैं कि जब भी मेरी पेंटिंग्स पूरी करती थी तो मैं सबसे पहले रजा साहब को दिखाती थी, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम दूसरों से जानना चाहते हैं। जैसे कि तुम्हारी मम्मी जब खाना बनाती है तो खाना तो रोज़ बनाती है मम्मी, हमें पता है कि मम्मी रोज़ खाना बनाती है, फिर भी मम्मी एक्सपेक्ट करती है हमसे, अपेक्षा करती है कि खाना कैसे बनाए। किसी ने कुछ कहना चाहिए कि हाँ आज ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, या आज दाल बहुत अच्छी बनी है, या और कुछ मम्मी ने बनाया होगा, तो वो अपेक्षा करती है कि फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार के सदस्य हैं, वो खाना खा रहे हैं तो वो सबके इनडायरेक्टली वो अपेक्षा करती है कि कोई तो कहे कि आज ये अच्छा हो गया, आज ये चीज़ अच्छी बनी है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है और वो बड़ी खुशी से वो सब करती है। तो मम्मी की अपेक्षा होती है कि हम कुछ तारीफ़ करें, कुछ कहें उसके बारे में। तो जब हम कुछ मेहनत से बनाते तो हम लोगों से तारीफ़ चाहते हैं, या हमारी अपेक्षा होती है कि कोई कुछ तो कमेंट करे हमने जो इतने मेहनत किए, इतने अलग तरीके से ये चीज़ हमने की है, तो हमारी तारीफ़ होनी चाहिए। तो पेंटिंग करने के लिए भी, पेंटिंग तो उनकी हॉबी थी, फिर भी पेंटिंग करने के बाद भी वे चाहती थी कि उसमें उसके बारे में रजा साहब क्या कहना चाहते हैं, और वो तो बहुत एक्सपर्ट थे, इतने जाने माने थे। तो इसलिए वो कहती, उसे लगता था कि देखते हैं अभी रजा साहब इस पेंटिंग के बारे में क्या कहते हैं। तो इसलिए ये लेखिका जब पेंटिंग करती थी तो सबसे पहले रजा साहब को दिखाती थी। उनका ओपिनियन जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और रजा साहब जब पेंटिंग करते थे तो इसे दिखाते थे, तो ये क्या कहती है उसके ऊपर वे भी जानना चाहते थे कि सुजाता बजाज का इसके ऊपर क्या कहना है, मैंने जो पेंटिंग की है उसके बारे में क्या कह रही है ये। तो एक दूसरे का ये ओपिनियन जानना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी प्रदर्शनियाँ भी की। आप देखो कहाँ कहाँ पर की इन्होंने, मुंबई में की, लंदन में की, पेरिस में और न्यूयॉर्क में 7 प्रदर्शनियाँ की। तो उन्होंने अपनी सभी पेंटिंग्स, सुजाता बजाज की कुछ पेंटिंग्स, रजा साहब की कुछ पेंटिंग्स, ऐसे करके उन्होंने प्रदर्शनी लगवाई, एग्जीबिशंस लगवाए। और फिर वो कितना सफल रहा होगा। दोनों भी एक्सपर्ट थे, अपने अपने पेंटिंग्स अलग अलग तरीके से, हर पेंटर अपने अपने तरीके से पेंटिंग करता है, उसमें कुछ खूबियाँ होती है हर एक में। अभी तुम जब अपने क्लास में कंपटीशन होती है, ड्राइंग कंपटीशन, तो जब हम पेपर्स देखते हैं ड्राइंग कंपटीशन, आप लोग जब क्लास में होती है, ड्राइंग करते हो, तो हर एक की कला अलग होती है। कोई कलर्स देने में माहिर होता है, कोई ड्रॉ करने में, चित्र निकालने में माहिर होता है, तो कोई शेडिंग में माहिर होता है, या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स लिखने में माहिर होता है। अलग अलग इसमें कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो ये जो उनके पेंटिंग्स थे, तो वो पेंटिंग्स तो कई प्रकार के थे। उसमें अर्थपूर्ण पेंटिंग्स भी होती है, बहुत मीनिंगफुल पेंटिंग्स भी होती है। उसमें
अलग अलग तरीके से पेंट किए हुए टाइप्स होते हैं। तुमने अभी जैसे ड्राइंग की एग्ज़ाम देते हो तो तुम्हें पता ही है कि कितने सारे प्रकार होते हैं ड्राइंग के। तो जब ये दोनों मिलकर ड्राइंग्स करते होंगे, अपनी अपनी कला वहाँ पर पेंटिंग्स में दिखाते होंगे, तो वो पेंटिंग्स कितने भारी होंगे। और तुम्हें पता है कि एक एक पेंटिंग की कीमत क्या होती है? हज़ारों रुपए एक एक पेंटिंग की कीमत होती है। तो लोग कितनी भी कीमत देकर उस पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं। और जिन्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, वो तो काफ़ी घंटे उसमें बिता सकते हैं। एक एक पेंटिंग देखते देखते तो प्रदर्शनी में पूरी भीड़ लगी हुई होगी उनके प्रदर्शनी में, क्योंकि इतने अच्छे पेंटिंग्स होते होंगे। दोनों भी एक्सपर्ट थे तो भारी पेंटिंग्स होंगी। अब हिंदी उर्दू तो हमेशा से बहुत अच्छी रही है उनकी। तो अभी उनकी वो शायद मातृभाषा थी ना, तो इसलिए वो फ्लुएंट हिंदी और उर्दू बोलते थे। तो इसलिए अगर फॉरेन भी गए तो भी अपनी मातृभाषा को ही नहीं भूलता है। हम जिस भाषा में यहाँ पर बात करते हैं, फॉरेन जाने के बाद भी हम कभी भी अपनी मातृभाषा नहीं भूलते। और अगर हमारे मातृभाषा बोलने वाला कोई मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, एक अपनापन लगता है। अरे ये तो मेरी भाषा बोलता है। कहीं भी सुपरमार्केट में जाओ या बाहर कहीं गार्डन में मिलते हैं या कहीं रोड पर मिलते हैं या बस में मिलते हैं कोई अपनी भाषा बोलने वाला, तो बहुत खुशी होती है। तो रजा साहब जो थे वो हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, हिंदी और उर्दू। अंग्रेज़ी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। तो अब इतनी कंट्रीज़ में वो घूमे थे, इतना अनुभव था। जब हम कहीं और कंट्रीज़ में घूमते तो हम एकदम रिच हो जाते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत रिच होता है। वो कहीं किताबों में पढ़कर या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़कर नहीं होता है। हम खुद जब किसी देश को विज़िट करते हैं तो वो जो अनुभव मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसा अनुभव हम कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी किताबें या वीडियोस देखेंगे या हम और किसी तरीके से हम अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उससे ज़्यादा हम जब वो पर्सनली उस देश को भेंट देते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो अभी ये तो इतने सारे देशों में अपने एग्जीबिशंस करते थे, तो काफ़ी रिच थे वो अपने एक्सपीरियंस से। उन्हें कविताओं से बहुत प्यार था, तो कविताएं भी उन्हें अच्छी लगती थी। इसका मतलब ये पूरी तरह से आर्टिस्ट थे। उन्हें सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, उनको कविताएं भी अच्छी लगती थी। शेर, गज़ल और पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। तो शेर या गज़ल या मतलब जो कविता का टाइप है वो भी उन्हें बहुत पसंद था। और पुराने हिंदी फिल्मी गाने भी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। कुछ लोगों को पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे घर में दादा दादी होंगे तो वे पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं। आजकल के गाने उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो कहते हैं कि ये क्या गाने हैं, कुछ है ही नहीं आजकल के गानों में। तो सभी भाषाएं मिक्स होती है आजकल के गानों में, तो उन्हें वो पसंद नहीं आती है। तो पुराने गाने उनको पसंद थे। इनको भी, रजा साहब को भी पुराने गाने पसंद थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, एक डायरी रखते थे अपने पास और हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। अगर कोई भी सुंदर चीज़ उनको दिखती थी तो वो लिख कर रखते थे। तो सुजाता बजाज की जो बेटी थी, सुजाता बजाज कहती, मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। जब इसकी सुजाता की बेटी हिंदी बोलती थी, तो जब इतनी प्योर हिंदी वो बोलती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि अरे इतनी छोटी सी बच्ची होके वो कितना शुद्ध हिंदी में बात करती है, कितनी फ्लुएंट हिंदी बोलती है। और जब हम सुनते हैं ना हिंदी, प्योर हिंदी जब हम सुनते हैं तो वो इतनी मीठी होती है। जो लोग प्योर हिंदी बोलते हैं या जिनकी मातृभाषा ही हिंदी होती है,
उनकी हिंदी सुनने में इतनी मीठी लगती है, कानों में ऐसे लगता है कि वो सुनती रहें। तो वे शुद्ध हिंदी में बात करती थी इनकी बेटी सुजाता बजाज की, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि कितना सुंदर हिंदी बोलते। तो वो हर अच्छी चीज़ अपने बुक में, एक छोटी सी बुक थी उनके पास, एक डायरी होती थी, उसमें लिख कर रखते थे। और ये आदत बहुत अच्छी है। हम अगर कोई भी एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें हम कभी कभी हमें बहुत अच्छे अच्छे बातें हमें न्यूज़पेपर में मिलती है या कहीं हम किताबें पढ़ते हैं उसमें मिलती है, तो हम अगर लिख कर रखेंगे ना, तो जब तुम्हें कुछ स्पीच देना है या किसी विषय पर तुम्हें बोलना है तो तुम बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर बोल सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखे हुए फ्रेजेस होती है या सेंटेंसेस होते हैं, सुंदर सुंदर कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो अगर हम हमेशा लिख कर रखेंगे तो एक तो हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, शब्द संग्रह बढ़ता है, साथ में ही हमारे भाषा पर हमारा प्रभुत्व बढ़ता है। तो ये आदत बहुत अच्छी है डायरी मेंटेन करने की। आगे चलते हैं। रजा साहब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्ज़ी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। उन्हें अलग अलग टाइप का खाना बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी किसी भी देश में जाते थे तो वो वहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करते होंगे, पर उनको दाल चावल जो अपना खाना होता है, इंडियन लोगों का खाना होता है, वो बहुत अच्छा लगता था। दाल चावल रोटी और आलू की सब्ज़ी होता है ना, किसी किसी का कुछ फेवरेट खाना होता है। आप लोगों का भी हर एक का खाना फेवरेट होगा। कोई एक टाइप का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है, समझो जैसे दाल चावल और आलू की सब्ज़ी जो हम ऐसे ड्राई बनाते हैं डोसे की जैसी, कुछ कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, तो वो उनका फेवरेट खाना बन जाता है। या दाल चावल रोटी और मेथी की सब्ज़ी, या कोई भिंडी की सब्ज़ी किसी किसी को पसंद आती है। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो इनकी जान उसमें अटकी रहती थी, दाल चावल और रोटी और आलू की सब्ज़ी में। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो सुजाता बजाज क्या करती थी, हफ्ते में एक बार वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी खाना बनाकर उनके लिए भेजती थी, क्योंकि उनके फ्रांसीसी दोस्त थे वहाँ पर, तो वो भी बड़ा एंजॉय करते थे। और सभी दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को इंडियन खाने का बहुत आकर्षण होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है इंडियन खाना। इंडियन खाने में स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, फिर भी उन्हें वो अच्छा लगता है। वो शायद वो दूसरे कंट्रीज़ में मसाले कम खाते हैं, पर शायद उन्हें इंडियन खाना मसालों की वजह से ही पसंद आता है। तो ये जो सुजाता बजाज है वो उनके दोस्तों के लिए भी शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, तो सब एंजॉय करते थे फिर ये शाकाहारी खाना, और ख़ास करके वो इंडियन खाना खाने के लिए इतना तरसते वो लोग। और अगर इंडियन खाना, अगर उनको पूछा जाए कि आपको क्या खाना है इंडियन खाने में, उनको सब चाहिए। फिर उनको रोटी चाहिए, कभी जीरा फ्राइड राइस बनाओ, रोटी भी चाहिए, करी भी चाहिए, ग्रेवी जो हम बनाते वो चाहिए उनको, और रायता चाहिए, सब चाहिए उनको। इंडियन खाने में हम जो खाते हैं वो उन्हें सब खाना पसंद होता है, और वो फरमाइश करते कि वो हमें रोटी भी चाहिए, हमें राइस भी चाहिए, हमें करी भी चाहिए, करी इम्पोर्टेंट है, करी तो चाहिए ही चाहिए, और रायता चाहिए। ऐसा पूरा वो उनको पूरा खाना चाहिए। इंडियन खाना खाना है तो उनको एंजॉय करना होता है, और वो खुद एक आध आइटम बनाते हैं सिर्फ, तो उनका खाना ऐसे ही होता है, ड्राई होता है और कम स्पाइसेस, उसमें स्पाइसी तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, फीका फीका खाना होता है उनका, इंडियन के जैसा स्पाइसी नहीं होता है। तो इसलिए वो अपना खाना बहुत एंजॉय करते हैं। तो इसलिए वो उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भेजती थी।
तो रजा साहब के पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई। तो जब वो वहाँ पहुँची वो खबर देने के लिए, तो एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। जो रजा साहब के दोस्त थे उनके दीवारों पर रजा साहब की बहुत सारी कृतियाँ लगी हुई थी, और रजा साहब की इतनी सारी कृतियाँ एक साथ देखने का मौका मिल गया। जैसे एग्जीबिशन कैसे होता है वैसे उनकी वो तस्वीरें लगी हुई थी। तो सुजाता बजाज कहती है, मैं हमेशा कहती रजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्डियन है। तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। तो अब एंजल गार्डियन का मतलब क्या है? एंजल गार्डियन मतलब जो सुरक्षा दूत होता है। एंजल का मतलब है दूत, और ये गार्डियन शब्द है जो रक्षक होता है, सुरक्षा करता है। जैसे तुम राखी बांधते हो भैया को, जब भैया को राखी बांधते तो भैया की वो ड्यूटी बनती है कि तुम्हारी रक्षा करे। तो इस प्रकार ये जो एंजल गार्डियन जो है वो उसकी रक्षक दूत कह सकते हैं हम। जैसे कि गॉड का दूत होता है, एंजल होता है, तो वैसे इसकी रक्षा की जिम्मेदारी इनकी थी, रजा साहब की। उन्होंने खुद ही वो ले ली थी इसकी रक्षा की जिम्मेदारी। और पर वो क्या कहते थे, सन 2000 के बाद से कहते थे अब मैं तुम्हारे एंजल गार्डियन नहीं हूँ, अब हमारे रोल्स बदल गए, अब तुम मेरी एंजल गार्डियन हो। तो इस प्रकार इन दोनों ने रजा साहब के साथ किस प्रकार उसके उनके साथ गुजारा हुआ, किस प्रकार वो दिन गुजारे उनके साथ, ये अपनी लेखिका सुजाता बजाज ने इस पाठ में कहा है। तो बहुत सुंदर लेसन है, और फिर रजा साहब का व्यक्तिमत्व हमें सीखने के लिए मिला है। इसलिए मैंने पहले पार्ट में तुम्हें रजा साहब की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, और ये भी दिखाया था कि ताजमहल भी दिखाया है। कभी अगर मुंबई जाने का मौका मिले तो, अगर आज तक नहीं देखा होगा तो जब मुंबई जाओगे तो ज़रूर देखना ताज, होटल ताज। और फिर दूसरा अगर ये पेरिस, लंदन, पेरिस ये देखना है तो तुम्हें और कुछ तस्वीरें देखनी है तो तुम नेट पे जाके चेक कर सकते हो कि पेरिस में और क्या क्या है, रिसर्च कर सकते हो। और तो अभी यहाँ पर अपना पोर्शन ख़त्म हो गया, लेसन ख़त्म हो गया है। और फिर इसमें आपको लिखना है शब्दवाटिका, हमेशा की तरह शब्दवाटिका लिखनी है। और ये जो प्रश्न है उसके ऊपर दिए हुए सूचनानुसार कृतियाँ करो। ये तो आपको लेसन में से ढूंढ कर लिखने हैं। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं, और फिर पाठ में आए विविध देशों के नाम, और पाठ में आए उल्लिखित विविध भाषाएं और देशों के नाम हमें पाठ में कौन कौन से आए वो लिखना है। और खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। सिंपल है, 4 दाल चावल रोटी और आलू की सब्ज़ी। और दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी, कहाँ की थी वो अभी के इसमें हमने देखा था, मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में। तो ये आंसर आपको मिल गया। और रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी, उनका स्वभाव कैसे था, ये पार्ट 1 और 2 में आप लोगों को मिल जाएगा। और ये तो बहुत आसान है, पाठ में आए कौन कौन से देशों के नाम आए वो लिखना बहुत आसान है, और भाषाएं कौन कौन से आई वो लिखना भी बहुत आसान है। हिंदी आई है, उर्दू आई है, फ्रेंच आई है, अंग्रेज़ी आई है, और पार्ट 1 और 2 में आपको मिलेंगे और कुछ भाषाएं। तो फिर अगली बार हम
दूसरा पार्ट लेंगे।